Everyone, myself Mr. D.N. Vatakhere, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि लोगों में काफ़ी अज्ञानता है। अभी भी लोगों को काफ़ी डाउट्स है, काफ़ी सवाल है कि कोरोना क्या है, कैसे फैल सकता है। लोगों के मन में काफ़ी डरे हुए हैं लोग कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन सब का जवाब देने के लिए ये मेरा छोटा सा प्रयास है और मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन दे, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे। लोगों के अंदर की जो डर है मन में, वो डर कम हो जाए। ये मेरा इस वीडियो बनाने का एम है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि कोविड-19 क्या है। ओके, तो एक्चुअली कोविड-19 इज़ ए लॉन्ग फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस डिसीज 2019 मीन्स। अगर आप देखिए CO स्टैंड फॉर कोरोना, स्टार्टिंग 2 लेटर CO, कोरोना का CO, वायरस का VI एंड D इज डिसीज़। ओके, और 19 ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये दिसंबर 2019 में इसका पहला पेशेंट पाया गया था चाइना में, इसलिए इसका नाम दिया गया कोरोना वायरस डिसीज 2019, मतलब कोविड-19। अब आप सोचेंगे कोरोना वायरस क्या है, तो कोरोना वायरस इज़ ऑलरेडी ए लार्ज फैमिली, मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरस की। ओके, जिसके अंदर ऑलरेडी 2 वायरस हम काफ़ी फेमस हो चुके हैं, एक है मर्स और दूसरा है सार्स। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सेकंड है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स के 2 एग्जांपल आप हमारे इंडिया में आ भी चुके थे कुछ सालों पहले, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। ओके, तो ये उसी फैमिली का वायरस है, लेकिन ये वायरस थोड़ा म्यूटेड होके नए तरीके से आया है, उसी फैमिली का है। और इसे कोरोना नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उनका शेप एक क्राउन के जैसा है, एक ताज के जैसा है। ओके, उस प्रोटीन का शेप एक ताज जैसा है, और कोरोना का ग्रीक मीनिंग होता है ताज, क्राउन, हेंस इसको नाम दिया गया है कोरोना वायरस। अब ये कोरोना वायरस आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से, तो इसका संभवतः ओरिजिन एनिमल ओरिजिन है, सबको पता है, आपने न्यूज़ में सुना होगा, पेपर में सुना होगा। लेकिन इसका ओरिजिन इसका जो रिलेटेड वर्जन है, रिलेटेड जो नज़दीकी स्पीसीज है वायरस की, कोरोना की, वो बैट में पाई जाती है। तो साइंटिस्ट लोगों का WHO का कहना ये है कि ये बैट से ओरिजिन हुआ है और बैट के द्वारा ये किसी सेकेंडरी एनिमल में गया एज ए होस्ट, और बाद में उस सेकेंडरी होस्ट से इंसानों में आया है। उनका कहना यह है कि ये बैट से सीधा ह्यूमन बींग में नहीं आया है, मतलब इंसानों में डायरेक्ट बैट से नहीं आया है, ये बैट से जरिए एक दूसरा सेकेंडरी होस्ट इस वायरस ने पकड़ा है, उसके बाद वो हमारे इसमें आया है। तो जो सेकेंडरी होस्ट है जिसके अंदर बैट से उस वायरस उस सेकेंडरी होस्ट में गया है, इस पर काफ़ी रिसर्च चालू है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पेंगोलिन सेकेंडरी होस्ट हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि स्नेक हो सकता है। तो संभवतः जो मैक्सिमम साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ये पेंगोलिन के जरिए आया है। पेंगोलिन इज ए एंड आपने देखा होगा, हम उसे हमारे मराठी में कहते हैं खवल्या मांजर। ओके, सो ये सेकेंडरी होस्ट हो सकता है, ऐसा प्रोबेबल साइंटिस्ट लोगों का कहना है। अब कि ये सिम्टम क्या है, ओके, इसके मेजर सिम्टम क्या, अगर आपको कोविड-19 वायरस ने इफेक्ट कर ही लिया तो इसकी मेजर सिम्टम क्या है। इसकी मेजर सिम्टम है फीवर, ड्राई कफ, लॉस ऑफ सेंस टू स्मेल एंड टेस्ट, मतलब बुखार, ओके, तेज़ बुखार, सूखी खांसी, मतलब खांसी में बलगम ना हो, ओके, खांसते हुए कोई बलगम निकलता नहीं हो, और आपका अगर टेस्ट आपको खाने की आती नहीं होंगी या आपको सुगंध आती नहीं होंगी, आपकी जो सुगंध या गंध लेने की जो आपकी नाक की जो सेंस है अगर वो कम हो चुकी हो, तो आपको अपनी कोविड-19 टेस्ट कर लेनी चाहिए। ओके, उसके बाद कुछ माइनर सिम्टम है, जैसे दर्द, गले में दर्द, थकावट, सर दर्द, डायरिया, ये कुछ माइनर सिम्टम है। लेकिन 3 मेजर सिम्टम कौन से हैं? बुखार, सूखी खांसी और आपके गंध और खाने का टेस्ट कम होना। अगर इसमें से कोई भी टेस्ट हो तो आप इसमें से कोई भी सिम्टम हो तो आप अपनी टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब ये फैलता कैसे है, मतलब ये वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन कैसे जाता है। ओके, तो
according to WHO and other scientists, US and Russia, all the countries, they have one common thought that this virus, उन सभी का एक कहना है कि ये वायरस हवे एयर से फैलता है थ्रू द ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स मीन्स जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो इन्फेक्टेड पेशेंट जब छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से, उसके नाक से जो बाहर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो ड्रॉपलेट्स एयर में आते हैं। अगर हम वो एयर इनहेल करेंगे तो हमें वायरस होगा, या फिर ये ड्रॉपलेट्स होने के कारण ये ज़्यादा दूर जा नहीं पाते हवा में और नीचे गिर जाते हैं जल्दी से ज़मीन के ऊपर। उस ज़मीन के ऊपर या उस सरफेस के ऊपर हमने टच किया और वो टच करने के बाद वही हाथ उंगली हमने नाक में, कान में या हमारे आइज़ में कहीं पे भी हमने इंसर्ट किया, लगाए, तो ऐसे वक्त पे वो वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। ओके। और हमेशा याद रखें कि अगर कोई खांसता हो या कोई छींकता हो तो हमेशा अपने नाक और हाथ और मुंह के ऊपर छींकने के बाद कोई उंगली ना लगाए या अपने हाथ ना लगाए। अब कि अगर हमें सिम्टम मिल चुके हैं, अब हमें ये जानना है कि हमें कंफर्म कैसे करना है। तो जनरली जब शुरुआत में जब कोविड-19 आया था तब एक ही टेस्ट थी, उस टेस्ट का नाम था PCR टेस्ट, जहाँ पर हम सैंपल लेने के बाद उसका रिज़ल्ट 2-2, 3-3 दिन में आता था या फिर 3-3, 4-4 दिन लगते थे। फिर मशीन बढ़ती गई और कोविड-19 सेंटर बढ़ते गए, फिर 2 दिन लगने लगे, फिर 1 दिन लगने लगा। अब हमें 6 से 7 घंटे लगते हैं एक PCR टेस्ट करने के लिए, रिज़ल्ट के लिए। फिर अभी पिछले 2 महीने से एक नई टेस्ट आई, रैपिड टेस्ट, जिसके आने से अभी हमें रिपोर्ट जल्दी ही 15-20 में मिल जाती है। ओके। तो PCR टेस्ट क्या बताता है कि हमें आपके अंदर अभी फ़िलहाल में इन्फेक्शन है या नहीं है। ओके। और रैपिड टेस्ट बताता है कि आपको पास्ट में इन्फेक्शन था या नहीं था। अब आप समझोगे ये कैसे, तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि PCR टेस्ट आपको बस इतना बताता है कि आप अभी करंट में आपको वायरस आपके बॉडी में है या नहीं, और जो रैपिड टेस्ट है वो ये बताता है कि आपको वायरस आपके बॉडी में पहले आ चुका है, वो अभी आपके अंदर वो बॉडीज तैयार हो चुकी है। ओके। तो कैसे, तो आप देखिए, जो पहली टेस्ट है वो है PCR टेस्ट, उसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो DNA को मल्टीप्लाई करता है, मतलब एक DNA से बहुत सारे DNA बनाता है। आपने अगर CID देखे होंगे या फिर आपने कोई सस्पेंस फिल्म, मर्डर मिस्ट्री फिल्म देखे होंगे, तो वहाँ पे हमेशा एक टीम आती है, फॉरेंसिक टीम, जो मर्डर साइट पे या खून के जहाँ पे खून हुआ है यहाँ पर वो DNA ढूंढती है, किसी का बाल ढूंढती है, सैंपल ढूंढती है, खून टिश्यू ढूंढती है। तो क्या करते हैं वो टिश्यू, वो एक सिंगल बाल मिल जाए तो सिंगल बाल का DNA निकालते हैं, वो DNA को PCR मशीन से वो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। ये एक कॉमन मशीन है PCR मशीन, जो माइक्रोबायोलॉजी के लैब में या फिर साइंटिफिक लैब में या फिर हमारे जो फॉरेंसिक लैब्स में है वहाँ पे ये कॉमन मशीन पाई जाती है। इस मशीन में हम क्या करते हैं कि एक सिंगल DNA मॉलिक्यूल की 1000 कॉपी बना सकते हैं। ओके। मल्टीप्लाई करके विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो वायरस का मॉलिक्यूल है, ओके, RNA जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल आपके बॉडी में हम कलेक्ट करते हैं। आपके मतलब डॉक्टर लोग आपके गले में से या नाक में से वो सैंपल लेते हैं, स्वैब, उस स्वैब में हम RNA ढूंढते हैं, हम मतलब डॉक्टर लोग, और फिर PCR मशीन उसको रन करते हैं। फिर रन करने के बाद हम उसके एक RNA कॉपी से 1000 RNA कॉपी बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं RT-PCR, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्योंकि जनरली PCR होता है DNA टू DNA मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन जब RNA का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT-PCR। ओके। तो इस PCR में हम क्या करते हैं, फिर एक RNA मॉलिक्यूल के 1000 मॉलिक्यूल बनाते हैं RNA के, फिर उनका सीक्वेंस हम मैच करते हैं स्टैंडर्ड RNA कोरोना वायरस सीक्वेंस से जो WHO ने दिया है। ओके। अगर उससे वो मैच हो गया है तो हम कंफर्म करते हैं कि आपको अभी आपको इन्फेक्शन हुआ है। ओके। मतलब PCR टेस्ट से हम कंफर्म ये बता सकते हैं कि आपके अंदर अभी करंट में आपको आपके बॉडी के अंदर वायरस है या नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि इस टेस्ट के लिए टाइम काफ़ी लगता है, क्योंकि PCR करने के लिए काफ़ी
मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए। मशीन सैंपल कलेक्शन से लेके वो रन करने तक से लेके उनका मल्टीप्लिकेशन करने से लेके फिर आपको उसका सीक्वेंस मैच करने तक टाइम लगता है। 5 से 6 घंटे आपको चले जाते हैं इसमें। तो एक एक टेस्ट के लिए आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं पीसीआर में। ओके। और इसका और एक कंट्रोवर्सी भी है, ये है कि अभी इसका जो एरर रेट है वो 10% या 10 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि हम जो आरएनए आपके बॉडी में मिला है वायरस का, हो सकता है वो आरएनए वायरस डेड वाले का भी आरएनए वायरस मिलेंगे आपके बॉडी में और लिविंग का ही मिलेगा। मतलब समझो कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है, वो आपके बॉडी में वायरस मर चुका है, लेकिन उसके आरएनए मॉलिक्यूल्स या फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में या फिर वो आरएनए वायरस आपके गले में या फिर सैंपल में होगा, उसके सैंपल होंगे, तो भी आपको वो बताएगा कोरोना पॉजिटिव। लेकिन आपके अंदर तो वायरस मर चुका है। वो आरएनए मॉलिक्यूल डेड वायरस का भी हो सकता है और लिविंग वायरस का भी हो सकता है। इसलिए इस टेस्ट में जनरली 10 to 20% एरर रहते हैं। ओके। लेकिन हमारी जो दूसरी टेस्ट है, ओके, वो है रैपिड टेस्ट। इस टेस्ट में हम 90 to 100% आपका रिजल्ट परफेक्शन है। ओके। अब ये जो रैपिड टेस्ट है, ये रैपिड टेस्ट आपके करंट सिचुएशन नहीं बताता है, ये बताता है कि आपको बीमारी हो चुकी है। कैसे? क्योंकि ये टेस्ट जो की जाती है, ये टेस्ट की जाती है एक क्रोमेटोग्राफी किट के ऊपर। क्रोमेटोग्राफी किट मतलब जैसे आपने देखे होंगे कि प्रेगा न्यूज़ किट। ओके, आपको सबको पता है प्रेगा न्यूज़ किट। हम क्या करते हैं कि उस प्रेगा न्यूज़ किट के ऊपर यूरिन सैंपल रखते हैं और वो कलर चेंज करता है। ये कलर चेंज मतलब क्या हो गया कि यूरिन के अंदर कोई तो भी केमिकल है जो उस ट्रिप के केमिकल से रिएक्शन कर रहा है और वो एक दूसरे से रिएक्शन कर कलर दे रहा है। ओके। कलर देने से कंफर्म हो जाता है कि वो केमिकल उस यूरिन में है, मतलब वो हार्मोन यूरिन में है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हार्मोन और उसका जो रिएक्शन करने वाला मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल हम उस स्ट्रिप पे रखते हैं तो रिएक्शन होती है और कलर चेंज होता है। तो इससे पता चलता है हमें कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ओके, वो इंडिविजुअल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। उसी तरह से हम ये टेस्ट, ये जो किट है, ये किट हम उसी तरह से बनाई गई है। एक क्रोमेटोग्राफी किट है ये। इसमें क्या करते हैं हम कि उस क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर या उस स्ट्रिप के ऊपर हम एंटीबॉडीज़ जो हमारे बॉडी में बन चुकी है वायरस के खिलाफ। एंटीबॉडीज़ मतलब क्या है? हमारे सैन्य, हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी एक सपोज एक राज्य है। ओके, तो हमारे राज्य के सैनिक अगर हम किसे कहेंगे जो युद्ध में लड़ाई देती है हमारे बॉडी के साथ, वो है हमारे एंटीबॉडीज़। और वायरस सपोज हमारे एनिमी है, हमारा दुश्मन है, तो उस वायरस के खिलाफ जब वो दुश्मन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे जो बॉडी में के सैनिक है जो तैयार होते हैं, जो युद्ध करते हैं उस वायरस के साथ, वो सैनिक मतलब होते हैं एंटीबॉडीज़। ओके। हाँ, तो ये एंटीबॉडीज़ कब आती है? जब हमारे युद्ध होते हैं तब। सैनिक ऐसे प्रोड्यूस नहीं होते। जब एनिमी अंदर घुसता है, आप वो 1 से 2, 2 से 4 बनते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तब वो एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होती है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में से वो सैंपल कलेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ का। एक तो ब्लड सैंपल लेते हैं या फिर स्वैब कलेक्ट करते हैं हमारे गले और नाक के न्यूरोफेसिंगल एक्सीड्यूट से। ओके, नोसोफेरेंजियल एक्सीड्यूट से वो स्वैब कलेक्ट करते हैं। उसमें वो 2 चीज़ें ढूंढते हैं, एक तो एंटीबॉडीज ढूंढते हैं या प्रोटीन ढूंढते हैं। प्रोटीन मतलब आपकी बॉडी में वो वायरस आ चुका है। ओके, वायरस आने के बाद उस वायरस ने अपने आरएनए से कुछ प्रोटीन बनाए होंगे। तो वायरस के जो प्रोटीन्स है, उस प्रोटीन्स का अगेन जो रिसेप्टर होगा, हम जो क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप है, हम उस पर उस प्रोटीन के रिसेप्टर देखे रखेंगे। वो दोनों रिएक्शन करेंगे और कलर चेंज हो जाएगा। तो आपके रिजल्ट 15 मिनट में रिजल्ट आ जाएंगे, या पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और दूसरा है एंटीबॉडीज़। तो हम क्या करेंगे, वायरस के एंटीजन रखेंगे हमारी स्ट्रिप के ऊपर। अब वो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे अटैच हो गए तो वो कलर चेंज देंगे। कलर चेंज दिया तो समझ जाने का कि आप पॉजिटिव हो। मतलब अगर आपके बॉडी में उसके एंटीबॉडीज़ होंगे, वायरस के खिलाफ के एंटीबॉडीज़, तो इसका मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है। मतलब इन्फेक्शन होकर आपको 10-12 दिन हो चुके हैं या फिर ज़्यादा टाइम हो चुका है। और पीसीआर टेस्ट में क्या होता है कि वो आपको अभी इन्फेक्शन हुआ है ये पता चलता है। मतलब आप करंट में इन्फेक्शन हो। मुझे बहुत से लोगों की तकरार आई, मतलब आप क्या कहेंगे, कंप्लेंट आई है कि हम 3 दिन, हमें आज पॉजिटिव रिजल्ट बताया और हमें 3 दिन बाद निगेटिव दिखा दिया। तो मैंने उनको ये समझाया कि आपने जिस टेस्ट पे किया है रैपिड टेस्ट में, उसमें ये होता है कि आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका था। वो इन्फेक्शन हो चुकी, कितने दिन हुए आपको नहीं पता। रैपिड टेस्ट आपको ये बताता है कि आपको इन्फेक्शन होकर बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुके हैं, इसलिए आपको वो टेस्ट पॉजिटिव बताइए। इसलिए कुछ लोगों को फिर हम जब दवाखाने ले जाते हैं या फिर कोविड-19 सेंटर में रखते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं, तो कुछ लोग 3-4 दिन में ही उनके टेस्ट निगेटिव आ जाती हैं। ओके, तो लोगों का कहना ये है कि ये
जानबूझकर हमारे टेस्ट ने पॉजिटिव दिखा रहे, या फिर जो रैपिड टेस्ट है ये रैपिड टेस्ट गलत है और ये संख्या बढ़ाने के काम कर रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि रैपिड टेस्ट ये काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, क्योंकि एंटीबॉडीज़ और प्रोटीन के ऊपर की टेस्ट की जाती है, जैसे हम प्रेगान्यूज किट करते हैं उसी तरह से। तो इस पर आप कोई शक ना करें, ये WHO ने भी कहा है कंफर्म है करके, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इस टेस्ट को उन्होंने मान्यता दी है, तो इस टेस्ट के ऊपर आक्षेप कोई ले नहीं सकता है, कोई आपके पास कॉन्ट्रोवर्सी नहीं कर सकते इसके ऊपर। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए रैपिड टेस्ट ये टाइम लेस कंज्यूमिंग टाइम लेता है, इसलिए ये फ़ायदेमंद है। मतलब हम एक दिन में हज़ारों लोगों के सैंपल टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो फ़िलहाल में तो इस वक्त आज के वक्त तक इसकी कोई भी परफेक्ट दवाई नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि कोविड-19 की कोई भी दवाई नहीं है। फिर आप लोग कहेंगे कि सर फिर हमें जो कोविड-19 सेंटर में दवाखाने में जो गोलियाँ दी जाती है वो क्या है? वो आपको बस आपके जो बाकी सिम्टम हैं, बुखार या फिर सर्दी, खांसी, हाथ पैर दर्द देना, इनकी वो दवाइयाँ दी जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल लेंगे अपन रेमडेसिविर, बस वो एक ही दवाई है जो WHO ने एक्सेप्ट की है एंटीवायरल ड्रग, उसका नाम है रेमडेसिविर। और जो बाकी ड्रग्स है साइड वाले ड्रग्स मतलब सप्लीमेंट्री ड्रग, उसमें है जो ऐसी दवाइयाँ जो आपके सिम्टम कम करेंगे। जैसे बुखार होगा तो पैरासीटामोल देंगे आपको, आपके सांस लेने में तकलीफ होंगी तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन देंगे, समझे। अगर आपको हाथ पर दर्द दे रहा हो तो एज़िलोफिनैक देंगे। तो ये सारी दवाई देंगे वो आपको, अलग अलग दवाई देंगे। अगर वो खांसी होंगी तो खांसी वाली दवाई देंगे, समझा ना, कि ये सब अलग अलग दवाई देंगे। वो इसलिए अलग अलग दवाई देते हैं क्योंकि बाकी सिम्टम कम हो जाए और जो वायरस है उसको आपके एंटीबॉडीज़ मारे। मतलब यहाँ पे कोई ड्रग काम नहीं करती है, काम करती है आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज़, मतलब सैनिक, आपकी बॉडी के सैनिक जो आपको बॉडी बनाती है, वो सैनिक खुद होकर उनको मारते हैं। तो दोस्तों इसकी फ़िलहाल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इसकी वैक्सीन बनने में अभी काफ़ी समय है, क्योंकि अभी इसका सेकंड फेज़ चालू है, फिर थर्ड फेज़ स्टार्ट होगा, फिर चौथा फेज़ में प्रोडक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से इसको अभी और 3 से 4 महीने लगेंगे। मतलब आपको जनवरी फरवरी तक वैक्सीन नहीं मिलने वाली है, इंडियन वैक्सीन। ओके, रशियन वैक्सीन का ट्रायल चालू है, उस पर काफ़ी साइंटिस्ट लोगों के डिबेट चालू है, कंट्रोवर्सी चालू है कि इसकी टेस्ट नहीं हुई है, ये जल्दी जल्दी बनाया गया है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है ये बराबर चेक नहीं किए गए हैं, इसलिए हम वो वैक्सीन को अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है। उसके भी टेस्टिंग शुरू है, जब इंडियन गवर्नमेंट उसके साइड इफ़ेक्ट जान लेंगी तब जाके वो हमें परमिशन देंगी रशियन वैक्सीन को हमें देने के लिए। ओके, बाद में कुछ कंट्रोवर्सीज जो कोरोना वैक्सीन जब से आया है कोरोना, ओके, तब से बहुत से कंट्रोवर्सीज आई है। व्हाट्सअप, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हम हर तरह के लोग देखे, ताली बजाने से लेके, दिए लगाने से लेके, कि लोगों को बहुत से कंट्रोवर्सी देखी हमने, काफ़ी उस पर काफ़ी डिबेट भी हुआ है। तो सबसे पहला जो कंट्रोवर्सी ये है कि कोविड-19 से इंसान मर जाता है, क्योंकि मैं खुद क्वारंटाइन सेंटर पे मैंने एक हफ्ते नौकरी की है, मतलब हमारी ड्यूटी लगी है हमारे कॉलेज में, कोविड-19 सेंटर है। तो वहाँ पे जो लोग थे वो काफ़ी डरे हुए थे। मैंने एक दिन अचानक उनसे बात की, तो एक लोग बोल रहा था कि मैं मर जाऊँगा, मुझे कोरोना हो गया है, अब मैं मर जाऊँगा। तो मैंने उसे समझाया कि कोरोना से इंसान मरता नहीं है, मरता नहीं है मतलब उससे ये बताया कि तुम्हें कोई बीमारी है, नहीं है, तुम्हें बीपी है, नहीं है, तुम्हें डायबिटीज़ है, नहीं है, मतलब तुम्हारा पास्ट क्लियर है, तो आपको डरने की बात नहीं है, आप आराम से रहिए, आप डरिए मत। कोविड-19 का जो लिथल मतलब जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है। मेरे ख्याल से इंडिया का 1.2 या 1.3 डेथ रेट है, और हमारा जो रिकवरी रेट है वो 70% के अबव है। तो आप इससे मैच कर सकते हैं कि कोरोना का डेथ रेट कम है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो या फिर जिसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो, जैसे बीपी, हाई बीपी और डायबिटीज़, या फिर हार्ट प्रॉब्लम होगा, जिसको एंजियोप्लास्टी होंगी, या जिसको अस्थमा होगा, ओके, ऐसे लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि
इन लोगों के लिए वो काफ़ी घातक हो सकता है। ओके, बस इन लोगों के काफ़ी घातक है, बाकी लोगों के लिए ये एक माइल्ड इलनेस की तरह है। मतलब एक सर्दी जो होती है ना, हमारी सर्दी आती है, हमें 8 6 4 दिन हमें परेशान करती है, हमारा सर दर्द करता है, बुखार होता है, सब उसी तरह से लीजिए। बस फ़र्क इतना है कि हम सर्दी में 5 6 दिन घर रहते हैं, यहाँ पर हमें घर में 14 दिन रहना है, और वो भी अकेले रहना है, किसी के पास जाना नहीं है, क्योंकि हमारी नॉर्मल सर्दी फैलती नहीं है, लेकिन ये जो कोरोना की सर्दी है या फिर कोरोना जो बीमारी है ये फैलती है। इसलिए आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई सिम्टम है तो खुद को क्वारंटाइन कर लीजिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। आपका कोरोना, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ ही उसको मार देंगी, किसी साइड इफेक्ट या साइड दवाई की आपको ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा है कि कैन कोरोना वायरस डिसीज ट्रांसमिटेड बाय द फूड। मतलब काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर फूड के ज़रिए कोरोना वायरस जा सकता है क्या। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। मतलब उसका जो पहला रिसेप्टर है, मतलब उसका प्राइमरी एंट्री पॉइंट जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब नाक, घसा और लंग्स। ओके, यहाँ से वो लंग्स तक जाता है, हमारे फेरिंग्स से लंग्स तक जाता है, उसका लास्ट पॉइंट लंग्स है। तो हमारा जो कोरोना वायरस का जो प्राइमरी इन्फेक्शन रूट है वो है हमारे नाक से होती है, हमारे फेरिंग्स से होते हुए हमारे लंग्स तक जाना। अब हमारा खाना जो हम खाना मुंह से खाते हैं, तो उसका और हमारे फेरिंग्स का, हमारे नाक के अंदर रिसेप्टर का या फिर हमारे लंग्स का कहीं भी कोई संबंध नहीं है। तो खाना अगर वायरस, खाने में अगर वायरस होगा भी और हमने वो खा भी लिया तो हमारे मुंह से वो डाइजेस्ट ट्रैक्ट में जाएगा, फिर डाइजेस्ट ट्रैक्ट से स्टमक में जाएगा और स्टमक से बाहर निकल जाएगा। ओके, वो बाहर निकल जाएगा, उससे ना इन्फेक्शन होगा आपको ना कुछ होगा। तो अब तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर सकता है कि फूड के द्वारा आपको कोरोना बीमारी हुई है। अब नेक्स्ट है कि क्या गर्मी से कोरोना वायरस मर जाता है। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे इधर काफ़ी चर्चा हो रही थी कि समर आएगा तो हमारे चंद्रपुर में इतनी टेम्परेचर रहता है तो वायरस जिंदा नहीं रह पाएगा या फिर वो मर जाएगा। लेकिन मैंने तब भी लोगों से डिबेट किया और अभी भी आपको समझाता हूँ कि कोरोना वायरस 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही किल होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू WHO कि जब तक आप 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं करोगे, और 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मेरे ख्याल से नॉर्मली होता नहीं है, बस वो डेजर्ट में मिलेंगे आपको, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में या फिर कैलिफोर्निया के डेथ वैली में। ओके, डेथ वैली, तो बाकी जगह तो मेरे ख्याल से 50 के नीचे ही टेम्परेचर है। मतलब मैक्सिमम आप 50 पकड़ लिए तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। उस 50 में हमारी बॉडी काम नहीं करती है, तो वायरस भी काम नहीं करते, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वायरस जिंदा रहता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसलिए हीट उसे किल नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप गरम चीज़ें खाते होंगे तो गरम खाना कम कर दीजिए, क्योंकि गरम खाने से वायरस नहीं मरता है। अब हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वायरस से बचने के लिए। तो सबसे पहले हमारे हाथ हमेशा पानी से धोए, साथ में साबुन और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। हमारे हैंड हमेशा क्लीन करते रहे, क्योंकि हम जब भी कहीं भी हाथ लगाते हैं हमें पता नहीं होता है कि हमने कहाँ हाथ लगाया है। तो सरफेस पे वायरस हुआ तो आजकल हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना हम कभी भी बाहर जाते हैं तो बाहर से आने के बाद हमारा हाथ कहाँ टच हुआ है हम बता नहीं सकते। इसलिए आप जब भी कहीं बाहर से आए तो अपने हाथ साबुन से धोए। अगर आपको पॉसिबल नहीं हो, पानी नहीं मिलता हो, तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करिए जब आपके आसपास कहीं पानी की और साबुन की व्यवस्था ना हो। ओके, क्योंकि ज़्यादा सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना भी आपके शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये सैनिटाइज़र आपको डिहाइड्रेट करता है, आपके हाथ, आपके स्किन में का मॉइस्चर वो छीन लेता है। ओके, इससे आपको एलर्जी हो सकती है या फिर आगे जाके खुजली की बीमारी हो सकती है। हाँ, मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनीवन हु इज़ कफिंग और स्नीजिंग। अगर कोई खांसता है या फिर छींकता है, चाहे वो कोरोना पेशेंट हो या ना हो, हमेशा अगर कोई व्यक्ति ऐसे खांसता छींकता है तो आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप उससे दूर रहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, या चाहे आपके साथ काम करने वाला हो। आप सबके साथ डिस्टेंस बनाए रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा खांस रहा है तो मैं उसके पास जाऊँ, नहीं। जब वो खांस रहा है तो आप उसे दूरी बनाए रखिए, जब उसकी खांसी रुक जाती है तो उसके पास जाके उसका पेरेंटिंग कीजिए। ओके, तीसरा है हमेशा मास्क पहने, और मास्क पहनते हुए ये ध्यान रखिए कि मास्क से आपका नाक और ठुड्डी के नीचे तक आपका मास्क होना चाहिए। ओके, हमेशा
हाथ कभी भी अपने नाक, कान, आँख में हमें टच ना कीजिए। आप जब तक आप हाथ धो ना ले तब तक अपने वो उंगली या फिर वो उंगली कहीं नाक में, आँख में, हाथ में कहीं लगाए नहीं। हमेशा अपना मुंह ढके रहे। अगर आपको खांसी या छींक आती होंगी तो खांसते छींकते हो मुंह पे एक तो रुमाल रखिए या फिर अपनी कोहनी रख दीजिए, ताकि वो आपके जो ड्रॉपलेट्स वो बाहर ना जाए। हो सके तो घर में रहिए, आराम कीजिए, जब इमरजेंसी हो तो ही घर के बाहर जाए। और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो और बुखार ज़्यादा हो तो अपने डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए और कोविड-19 सेंटर में जाके अपनी टेस्ट करवा लीजिए। ओके। अब है कुछ अच्छी बातें जो आपको जो आपको बताएंगी कि अगर आपको पॉजिटिव टेस्ट निकला तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात, दवाई तो डॉक्टर लोग देंगे देंगे ही, दवाई तो काम करेंगे अपना। ओके, लेकिन दवाई वो कोरोना की है ही नहीं, वो दवाई है बाकी सिम्टम्स की। तो फिर हमें उसको मारने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात, हमेशा फिजिकली एक्टिव रहे। ओके, वरना क्या होता है कि मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया, इंसान डर के मारे आधा आधा डर जाता है, कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है इंसान का, और उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपके प्रोटीन्स बन नहीं पाते हैं, आपकी बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं रहता है, आपकी बॉडी स्टेबल नहीं रहती है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से लड़ना हो तो आपकी बॉडी स्टेबल होनी चाहिए, आपके हार्मोन्स लेवल बैलेंस होने चाहिए, आपके अंदर प्रोटीन्स प्रोड्यूस और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने चाहिए। तो ये कब होगा, जब आप नॉर्मल रहेंगे। तो नॉर्मल रहने के लिए हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे कोरोना हो गया, मैं मरने वाला हूँ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओके। सेकंड है हेल्दी डाइट। हमेशा अच्छा खाना खाए, प्रोटीशियस खाना खाए, जिससे आपको प्रोटीन ज़्यादा मिले आपके बॉडी में, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रोटीशियस फूड खाएंगे उतना आपको एंटीबॉडीज़ बनने में मदद होंगी। थर्ड है कि आपको अगर इन्फेक्टेड पाया गया है, आपके अंदर सिम्टम है, तो आप दारू और तंबाकू से दूर रहें, इनका सेवन ना करें। चौथा है, आप हमेशा हेल्दी पेरेंटिंग करें। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको बच्चे को कुछ लग रहा है तो आप बच्चे से बात कीजिए, हाँ, या फिर अपने दोस्तों से बात कीजिए। हमेशा आपके आसपास हंसी खुशी का माहौल बनाए रखिए। अगर मेंटल हेल्थ मतलब सबसे ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। आपका स्टेट ऑफ माइंड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड आपका हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि नहीं मैं अच्छा हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और हमेशा ध्यान रखें कि आप जब इस तरह से रहोगे हंसते खेलते हुए तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपके आपके बॉडी में उसके कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी जल्दी तैयार हो जाएंगे। ओके, इसलिए योगा कीजिए, खुद को शांत रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, गाने सुनिए और अपने आप को एक्टिव रखिए। अब जिस जिस तरह से कंट्रोवर्सीज है उस तरह से अफवाहें भी है, रूमर्स भी है, आपने भी सुना होगा, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे लोग पोस्ट करते हैं कि ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये टेस्ट गलत है, वो टेस्ट गलत है, मेरे पिताजी इससे मरे, मेरे पिताजी उससे मरे, उनको कुछ हुआ नहीं था, ये झूठी टेस्ट है, ऐसा ऐसे ये सारे अफवाह है। तो देखते हैं कौन कौन सी अफवाह है। पहली अफवाह मैंने सुनी थी कि गर्म पानी में नींबू डालने से वायरस मर जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी गलत है, क्योंकि पहली बात तो विटामिन सी से वायरस मरता नहीं है, वो आपको बस हेल्प करता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में, वो डायरेक्ट किल नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बहुत सारा नींबू का रस पी लिया तो आपने वायरस को मार दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इस गलत फहमी में ना रहे कि विटामिन सी आपके वायरस को मारता है। और ऊपर से अगर वो आप नींबू का रस आप गर्म पानी में डालते हो तो फिर और घातक हो रहा है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, ये विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, मतलब पानी में घुल जाता है आसानी से। अब पानी में, ठंडे पानी में अगर या फिर वो गुनगुने पानी में जो वायरस घुलता है, वो सॉरी वायरस नहीं, विटामिन सी घुल जाता है, तो आप उस विटामिन सी को गर्म पानी में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि विटामिन सी गर्म पानी में डालने से वो टूट जाएगा, विटामिन सी के गुण उसमें रहेंगे नहीं, तो फिर ऐसा गर्म पानी लेने से क्या फ़ायदा। ओके। और ऊपर से मैंने ये भी कहा कि गर्मी से वायरस नहीं मरता है, उसके लिए 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। तो क्या आप पानी 56 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हो और वो पानी पीते हो? नहीं पी सकते आप वो पानी, क्योंकि वो पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी के सेल जल जाएंगे। ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह 1 कप चाय, गुड़ वाली चाय पी लिए, हल्दी वाली चाय पीजिए, हल्दी वाला दूध पी लिए गर्म वाला, वही काफ़ी है। आप दिन भर में 3-4 बार गरम गरम पानी मत पिए, इससे आपकी बॉडी को घातक हो सकता है, इसको नुकसान हो सकता है। ओके। और गर्म चीज़ें ना खाएं। लोग कहते हैं कि मैं लहसुन खा रहा हूँ, मैं अमका खा रहा हूँ, मैं काढ़ा पी रहा हूँ, मैं गर्म भाप ले रहा हूँ, ऐसी चीज़ें ना करें। आपको अगर काढ़ा पीना है तो काढ़ा ठंडा पिए, आपको अगर भाप लेनी है तो भाप ले, लेकिन दिन में 3-4 बार ना ले।
रात को सोते वक्त लिया जाए वही बेहतर है। ओके। बाद में है कि लोग कहते थे कि पीछे अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि लोगों ने घर के सामने दिए जलाए, फटाके फोड़े और बहुत कुछ किया है। तो उस पर मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताता देता हूँ कि ऐसे करने से वायरस नहीं मरने वाला है। ओके। तो कभी ऐसे बातों पे ध्यान ना दे। अगर कोई आपको कहता होगा कि नहीं आप ऐसा करो वैसा करो इससे वायरस मरता है, तो आप उस पर ध्यान ना दे। वायरस 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो तापमान में नहीं मरेगा। आप हमेशा याद रखेंगे 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायरस मरता है। और मैंने एक व्हाट्सएप पे न्यूज़ सुनी थी कि एक बंदे ने पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे कि जब बहुत ज़्यादा पानी पी लीजिए, पानी ज़्यादा पीने से आपके गले में जो वायरस चिपका होगा वो पानी के द्वारा आपके स्टमक में चला जाएगा, फिर स्टमक के एसिड में वो वायरस मर जाएगा। तो ये बात लॉजिकली काफ़ी साइंटिफिकली काफ़ी गलत है। अगर आप इस पर आप सोच विचार करेंगे तो ज़्यादा पानी पीने से वायरस नहीं मरता है, ज़्यादा पानी पीने से वायरस नहीं मरता है। अगर बस इतना आपको फ़र्क है कि हाँ ज़्यादा पानी पिया तो आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेंगी, बस यही एक फ़ायदा है। लेकिन ये जो मैसेज है कि ज़्यादा पानी पीने से वायरस मरता है, इसका अब तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इसका कोई भी किसी भी साइंटिस्ट ने या किसी भी कंट्री ने इसको सपोर्ट नहीं किया है कि ज़्यादा पानी पीने से वायरस मर जाता है। तो ऐसे बात के ऊपर आप ध्यान ना दें। हाँ, बस अपने बॉडी में एडिक्वेट वाटर सप्लाई रखें। स्टार्टिंग में जब वायरस आया था तो लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया था, नॉनवेज खाना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि चिकन खाने से वायरस फैलता है। तो मैं फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि चिकन, मटन या फूड में से वायरस फैलता नहीं है। तो ये फॉल्स रूमर है। बाद में आपने एक टीवी पे मैंने न्यूज़ देखी, एक बार वीडियो देखा था कि क्वारंटाइन सेंटर पे किसी पॉजिटिव अफेक्टेड पर्सन का ब्लड निकाल के इंजेक्शन से वो किसी और को दे रहा है, वो किसी और को इंजेक्शन दे रहा है और उसकी बीमारी हो रही है। तो ये न्यूज़ टीवी पे भी दिखाई गई थी। तो मुझे उस बात पे काफ़ी हंसी आई, क्योंकि आपको बताया हूँ मैंने पहले ही कि वायरस का प्राइमरी एंट्री पॉइंट हमारे नाक के थ्रू है। ओके। हमारे गले में उसका रिसेप्टर होता है, प्राइमरी रूट। अगर वायरस आपके पेट में गया फिर या ब्लड के द्वारा आपके बॉडी में आ गया तो भी आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। समझे क्या? जैसे एड्स का वायरस है, अगर एड्स का वायरस हवा में अगर आ गया और हवा से मैंने अंदर लिया तो मुझे एड्स नहीं होगा। ओके। या फिर मैंने एड्स वाले को किस किया तो मुझे एड्स नहीं होगा। समझे ना? क्योंकि हर वायरस का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, जगह पे रिसेप्टर होता है। तो कोरोना वायरस का रिसेप्टर है हमारे नाक के और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर। मतलब अगर मैंने किसी कोरोना वायरस इन्फेक्ट का ब्लड अगर मुझे दे भी दिया तो भी मुझे कोरोना नहीं होगा। ये काफ़ी अनलाइकली सिनेरियो है और इस बात पे आप ध्यान ना दें। तीसरा है कि जो अभी फ़िलहाल में काफ़ी पकड़ रहे लोग काफ़ी बात करते हैं कि ये जानबूझ के पेशेंट की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको एक पेशेंट के ऊपर 1.5 लाख रुपए मिलता है। अब ये काफ़ी हंसने वाली बात है दोस्तों। आप खुद अपनी लॉजिक लगाए कि जिस तरह से अभी गवर्नमेंट की हालत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके पास पैसा नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जीडीपी कम आ चुकी है। अगर ऐसा है तो सच में वो एक पेशेंट के 1.5 लाख देंगे, फिर तो सबसे अमीर हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र के पास तो सबसे ज़्यादा पेशेंट है। फिर महाराष्ट्र तो बहुत अमीर हो जाना चाहिए। और आपको पता है अगर ऐसा रहा होता तो यूपी बिहार वाले ने तो संख्या अपने आप ही बढ़ा दिए होते, यूपी बिहार, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। उन्होंने तो पॉपुलेशन के हिसाब से फिर उनको तो बहुत पैसे मिलने चाहिए, एक पेशेंट के ऊपर 1.5 लाख। तो आप सोचो कि कितनी कमाई कर सकते हैं फिर, हर स्टेट कितना कमाई कर सकता है। तो ये लॉजिक ही गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद नौकरी की है क्वारंटाइन सेंटर पे, उनकी क्या हालत है, डॉक्टर लोगों की, नर्सेस की क्या हालत है, मैंने खुद देखा है। 12-12 घंटे वो काम कर रहे हैं दोस्तों। काफ़ी दयनीय हालत हो चुकी है उनकी। वो अपने परिवार से मिल नहीं पाते। 8-8 घंटे चेहरे पे मास्क लगाने से उनका चेहरा पूरा सूज जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। इतनी बेकार कंडीशन है फ़िलहाल में उन सेवा देने वालों की, डॉक्टर की और नर्स लोगों की। तो ये अफवाह है। और अगर ऐसा रहा होता तो हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने ये मन की बात में या फिर कहीं ना कहीं टीवी पे कहा होता कि मैं हर राज्यों को हर पेशेंट पे 1.5 लाख दे रहा हूँ, या फिर हमारे गृह मंत्रालय ने रिलीज़ किया होता, या फिर हमारे जो अर्थ मंत्री है उन्होंने रिलीज़ किया होता, कोई ना कोई जीआर निकाला होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपये दे रहा है। लेकिन आपने कभी न्यूज़ में सुना है या न्यूज़ में कभी मोदी जी ने कहा है या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी नेता ने कहा है?
नहीं कहा है, ऐसा कोई भी जीआर नहीं है। तो ये जो बातें हैं सारी अफवाह है, अफवाह पे ध्यान ना दे और अपना काम करे। तो आपको बस 4 चीज़ें करनी है। हमेशा एक, अफवाह ना फैलाए, हर चीज़ को एक बार सोचे साइंटिफिकली, उस पर विचार करे। अगर कोई अफवाह फैलाता हो तो उससे समझाए। ओके, अगर कोई अफवाह वाला मैसेज आता होगा कि ये काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो, ये गर्म पाओ, वो गर्म खाओ, ये गर्म खाओ, तो उस पर ध्यान ना दे। एक गर्म चाय और एक गर्म वाफ ले लिया आपने झंडू बाम के विक्स का, तो भी आपके लिए सफिशिएंट है एक दिन के लिए। दूसरी बात कि हमेशा अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें। डॉक्टर भगवान की तरह होते हैं, हम ही उन्हें भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर भगवान सच में अगर आज के कंडीशन में होगा तो डॉक्टर ही है। ओके, तो आप डॉक्टर पर भरोसा रखें कि वो जो ट्रीटमेंट करेंगे सही करेंगे। बाद में है कि हमेशा कोशिश करें कि घर के अंदर रहे, घर के बाहर ना जाए, इमरजेंसी हो तो ही घर के बाहर जाए। और हमेशा आसपास के लोगों को अवेयर करते रहे कि कोरोना क्या है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझाओ कि कोरोना कैसे होता है, कोरोना क्या है, कोरोना किस तरह से फैलता है और हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप ये सारी बातें, ये वीडियो लोगों को दिखाएं, या फिर आप खुद उनके बारे को एक्सप्लेन करें, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएं, सोशल मीडिया पे डालें, फेसबुक पे डालें, और सबको अवेयर करें कि नहीं, कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। तो हम लड़ेंगे कैसे अगर हमें कुछ पता ही ना उसके बारे में। तो आप ये सारी चीज़ें जो मैंने कही है, अगर आप उसे साइंटिफिकली अगर उसको हम अपोज करते हैं, या फिर साइंटिफिकली हम उस वायरस के साथ लड़ते हैं, तो गारंटी के साथ दोस्तों मैं कहता हूँ कि हमारा रेट कम होगा। क्योंकि फिलहाल कंडीशन में अनअवेयरनेस के कारण आज भी लोग बाहर घूमते हैं, मास्क पहनते नहीं है, काम बेकाम करते हैं, लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले टीवी पे देखा कि रिया चक्रवर्ती को इंटरव्यू लेने के लिए उसके आगे पीछे बहुत सारा झुंड था। या फिर मैंने एक न्यूज़ देखी कि वो पंढरपुर में मंदिर खोलने के लोगों ने झुंड बना लिया था। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं, मोर्चा निकालना, एक जगह बहुत सारे लोग जमा होना, ये काफ़ी घातक है आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए भी। ओके, तो ऐसी चीज़ें ना करें और हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, और अपने आसपास सभी को अवेयर करते रहे। ओके, और हमें कोरोना से लड़ना है और हमें जीतना है। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ, और आपसे ये विनती करता हूँ कि घर में रहे और खुश रहे।